आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर घनश्याम पांगती। नमस्कार श्रोताओं। कहते हैं इंतजार की घड़ियां बड़ी अजीब होती हैं, दिल सीने से निकलकर आंखों में धड़कता है। जी हां, कोरोना के इस लंबे होते दौर में हम सभी को इंतजार है इस महामारी से निजात दिलाने वाली वैक्सीन का। अच्छी बात यह है कि अब इसके लिए हमें लंबा इंतजार नहीं करना होगा। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि कुछ हफ्तों में वैक्सीन हमारे देश में भी उपलब्ध हो जाएगी। लेकिन जब तक ये वैक्सीन नहीं आ जाती, हमें बहुत ही धैर्य और संयम से रहना होगा। इसलिए हम आपसे यही कहेंगे कि आप मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बनाए रखें, साथ ही हैंड और फेस हाइजीन का ध्यान रखें। अगर आप इन बातों का ख्याल रखेंगे तो निश्चित तौर पर हम कोरोना को हरा पाएंगे। इसलिए आपको जागरूक करने के लिए आकाशवाणी पर हम आपके लिए लेकर आते हैं कोरोना जागरूकता पर विशेष कार्यक्रम। और आज के इस एडिशन के साथ मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। श्रोताओं, कोरोना को लेकर आपके मन में चल रहे तमाम सवालों का जवाब देने और चर्चा के लिए हमारे आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली में मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर घनश्याम पांगती। डॉक्टर पांगती, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार सिद्धार्थ जी। श्रोताओं, कोरोना से संबंधित सवाल हमारे आज के एक्सपर्ट से टोल फ्री नंबर 1800-11-5767 और 011-233-14444 पर पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @EIR न्यूज पर #AskEIR पर अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। डॉक्टर पांगती, इस समय पूरे विश्व की नजरें कोरोना वैक्सीन को लेकर भारत पर लगी हैं। ग्लोबल वैक्सीन हब होने के कारण हमारा देश वैक्सीन के निर्माण और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हमारे देश में करीब 30 वैक्सीन विकास के विभिन्न चरणों में हैं। 2 वैक्सीन जिनका ह्यूमन ट्रायल अपने अंतिम चरणों में है, वो है ICMR भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड। आप देश में वैक्सीन की स्थिति पर क्या कहेंगे? जी हाँ सिद्धार्थ जी, अभी वैक्सीन पे पूरा जोर चल रहा है जी। और ये बिल्कुल आपका ठीक कहना है कि हमारे यहाँ भी 2 वैक्सीन बहुत ही लेट स्टेज में पहुंच चुकी है, जबकि एक वैक्सीन जो कि आपने बताई कि सीरम इंस्टीट्यूट और ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है, उसने तो आज हमारे यहाँ DCGI जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी है जी। उसमें अप्रूवल के लिए भी एप्लीकेशन दे दी है इमरजेंसी बेसिस पे। तो उस पे भी कुछ दिनों में या कुछ हफ्ते में इसका रिजल्ट आ जाएगा कि अप्रूव होती है या नहीं होती है, या कितनी जल्दी अप्रूव होती है। ओवरऑल दुनिया में जैसे 50 से ऊपर वैक्सीन के बहुत लेट स्टेज में पहुंच गए हैं जी। और जहां तक माना जा रहा है कि इसमें से करीबन एटलीस्ट 5-6 वैक्सीन शायद इस साल के अंत तक या अर्ली जनवरी में अप्रूव हो जाए। जी। वैक्सीन के अप्रूवल में जहां तक कि सबसे जो बड़ी एजेंसी है यूएस की FDA, फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने जो राय दी है, उन्होंने कहा कि अगर कोई भी वैक्सीन 50% से ज्यादा इफेक्टिव है तो उसको अप्रूवल दिया जा सकता है। जबकि ये जो वैक्सीन हम डिस्कस कर रहे हैं कि इंडिया की कोविशील्ड वैक्सीन जो कि ऑक्सफोर्ड की है, वो 70 to 90% इफेक्टिव देखी गई है। जबकि कुछ मैसेंजर आरएनए वैक्सीन है जो कि यूएस की फाइजर कंपनी और मॉडर्ना कंपनी, वो तो 95% तक अपना दावा पेश करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये 3-4 वैक्सीन बहुत जल्दी ही मार्केट में आ जाएंगी और गवर्नमेंट में अप्रूव होके अवेलेबल हो जाएंगी। ये बहुत ही अच्छी न्यूज है। बिल्कुल, जैसा कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ ही फाइजर ने भी अपनी वैक्सीन के भारत में जो आपातकालीन प्रयोग है उसकी अनुमति के लिए ऐसा ही आवेदन किया है। जब भी हम किसी वैक्सीन के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या देखा जाता है, किस तरह से अप्रूवल मिलता है, क्या चीज उसमें इम्पोर्टेंट होती है? सिद्धार्थ जी, जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि वैक्सीन जो कि डिजीज को प्रिवेंट करती है, होने नहीं देती है। जिनको कोविड नहीं हुआ है उनके लिए वैक्सीन बनाई जा रही है, जिनको कोविड हो चुका है उनको ये वैक्सीन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम देख रहे हैं कि जब ये वैक्सीन डेवलप होती थी इतने सालों से, हमारे पास 100 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है वैक्सीन के यूज का। मीजल्स से लेके पोलियो देखिए हमने इरेडिकेट कर लिया, स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट कर दिया। बट इन वैक्सीन को बनाने में सालों लग जाते हैं। इनमें फेजेज में स्टडीज होती है, पहले जानवरों में स्टडी होती है जिसको कि प्री क्लिनिकल स्टेज कहते हैं, जिसमें मंकीज में, चिंपैंजीज में टेस्ट करते हैं। फिर फेज 1 में आती है कि थोड़े से कुछ लोगों में टेस्ट करते हैं कि ये इससे कुछ रिजल्ट्स आते हैं नहीं आते हैं।
फिर ये 100 में चले जाते हैं, और जब फेज 3 होता है तो थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट में टेस्ट करते हैं। तो ये सारे ट्रायल के फेजेस है जिसमें कि सालों लग जाते थे, जबकि ये पैंडेमिक लगभग इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक जो 1920 के करीब आया था, लगभग 100 साल हो गया है। उसके बाद ये पहली बार इतने जबरदस्त इन्फेक्शन आया है जिससे कि पूरी दुनिया हिल गई है। और इस बार लेकिन सब लोग पहले से तैयार थे, सबके पास टेक्नोलॉजी थी। तो ये देखा जा रहा है कि जनवरी में जो ट्रायल स्टार्ट हुए थे, आज दिसंबर आ गया है, हमने 12 महीने में हम लोग बिल्कुल इस स्टेज में आ गए कि हम उस वैक्सीन को अप्रूव कर ले। तो ये साइंस की बहुत बड़ी उपलब्धि है, और मैं कहूंगा कि अगर ये कुछ भी वैक्सीन अप्रूव होती है और ये इफेक्टिव पाई जाती है तो ये पूरे ह्यूमन काइंड के लिए बहुत बड़ी अच्छी बात होगी। जी। और प्रोफेसर पांगती, वैक्सीन को बनाने के बाद जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है उसका स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि यहाँ पर कोल्ड चेन मैनेजमेंट की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आप क्या कहेंगे? सिद्धार्थ जी, बिल्कुल इम्पोर्टेंट चीज है कि कोल्ड चेन, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि पोलियो की जो वैक्सीन थी उसकी भी कोल्ड चेन मेंटेन होती थी। उसको फ्रीज में रखा जाना जरूरी था और लगाने से पहले ही उसको बाहर निकाला जाता था। हमारे यहाँ जो कि आपने पहले ही बताया, वैक्सीन का तो बहुत बड़ा हब है कि वैक्सीन सबसे ज्यादा वर्ल्ड में हमारे यहाँ बनती है, फिर डिस्ट्रीब्यूट होती है। हमारे यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी सबसे अच्छा है। हमारे जो गरीब से गरीब प्रदेश हैं, आप चाहे रूरल एरियाज ले ले, बिहार के, यूपी के, सब जगह हम ये वैक्सीन डिलीवर कर पाए फ्रीज की, छोटे बड़े जो भी फ्रीज होते हैं उसकी बदौलत। बट इस बार की थोड़ी सी दिक्कत थोड़ी अलग है, जो कि ये मैसेंजर आरएनए वैक्सीन है फाइजर की। जी, जिसमें इसको कहा जा रहा है कि -70 डिग्री सेल्सियस में इसको स्टोर करना पड़ेगा। इसका स्टोरेज थोड़ा सा अलग है क्योंकि ये इसमें एक लिपिड पार्टिकल है, इसमें एक फैटी एसिड कहते हैं, फैटी पार्टिकल है जी, जिसको कि थोड़ा टेम्परेचर, थोड़ा नहीं बहुत कम चाहिए, -70 चाहिए फाइजर की वैक्सीन को जी। लगाने से 2-3 दिन पहले तक उसको, मतलब मूवमेंट उसकी इतनी ठंडे में होनी चाहिए। इसके लिए बड़े हैवी रेफ्रिजरेटर की जरूरत पड़ती है, जिसमें कि उसका जो कॉस्ट है वो भी बहुत ज्यादा है। 15-20 लाख की बड़ी बड़ी फ्रिज की जरूरत पड़ेगी, उसमें मूवमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा क्योंकि ये वैक्सीन की बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी है। तो बट इस पे भी कार्य चल रहा है, और ये इस तरह की वैक्सीन के लिए मे बी एयरपोर्ट्स में इसकी व्यवस्था की जाए कि बड़े बड़े सिटीज में हो जाए, और रूरल एरियाज में मे बी गवर्नमेंट कुछ थर्मस की तरह के कुछ थर्मस आते हैं, सुपर थर्मस कहते हैं जिन्हें, उसमें भी इसको डिलीवर किया जा सकता है। तो इस पे बहुत तेजी से हमारी सरकार एज वेल एज सारे वर्ल्ड की सरकारें उस पे बहुत महीन तरीके से काम कर रही है, और हम उस पे सक्सेसफुल हो जाएंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन और लॉजिस्टिक्स के लिए भारतीय वायुसेना की भी मदद लिए जाने की योजना है, और सबसे बड़ी चीज ये है कि वैक्सीन का अगर हम स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? वैक्सीन का जैसे स्टोरेज की मैंने बात की, अगर हम फाइजर की वैक्सीन की बात करें जो कि मैसेंजर आरएनए वैक्सीन है, तो -70 बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी तक हमारे यहाँ या वर्ल्ड में कोई भी वैक्सीन -70 में स्टोर करके नहीं दी गई है। जी। थोड़े से रिजल्ट्स ये दिखाते हैं कि जो इबोला वायरस अफ्रीका में आया था उस समय ये -70 तो नहीं, लगभग -50-60 तक का टेम्परेचर चाहिए था उनकी वैक्सीन को। उन्होंने सहारा डेजर्ट में भी ये वैक्सीन अवेलेबल कराई। इसमें कहते हैं कि गेट फाउंडेशन ने भी थोड़ी हेल्प की थी, कुछ नए नए इन्वेंशन हुए हैं। तो इसमें थर्मस का बहुत मेजर उपयोग हुआ। इस थर्मस में आप अगर ड्राई आइस रख दो या आइस पैक रख दो तो 5-6 दिन तक बिल्कुल आपका टेम्परेचर इतने लो रह सकते हैं और आप इसको डिलीवर कर सकते हैं। तो ये चैलेंज सबके लिए है, किसी ने वर्ल्ड में कभी भी किसी ने फेस नहीं किया, और इतने बड़े लेवल पे तो कभी भी नहीं हुआ। और अब मुझे ये दिख रहा है कि सब लोग इसको फेस करने के लिए रेडी हैं, और हम सक्सेसफुल जरूर हो जाएंगे। और डॉक्टर पांगती, अगर हम एक नॉर्मल इन्फ्लुएंजा वैक्सीन की बात करें तो इसे कितनी डिग्री सेल्सियस पे स्टोर किया जाता है? नॉर्मल जो वैक्सीन है वो 2 से 8 डिग्री में स्टोर किया जाता है, जो कि जो फ्रिज होता है उसके डोर में रख सकते हैं। जी, मतलब उसके लिए फ्रीजर की जरूरत नहीं होती स्पेशली लगाने के लिए। बट कुछ वैक्सीन ऐसी होती है जिनको कि फ्रीज करके मूवमेंट करानी होती है, तो उसमें फ्रीजर के अंदर -4, -8 तक टेम्परेचर होता है, तो उससे काम चल जाता है। लेकिन इसमें -70 बहुत ही ज्यादा है। इसमें ड्राई आइस की जरूरत पड़ेगी, जो कि एक तरह से खतरनाक पदार्थ भी है। ये एक तरह का जो सॉलिडिफाइड कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अगर इसको कोई छोटे से कमरे में रख दो तो ये बर्स्ट भी हो सकता है। अगर किसी ने इसको टच कर लिया तो उसको हाथ खराब हो सकते हैं, उंगलियां जल सकती है, फ्रॉस्टबाइट हो जाता है। तो इसमें ड्राई आइस की जरूरत पड़ेगी -70 डिग्री।
बिल्कुल। तो भारत जैसे बड़े देश में जहां पे इतनी बड़ी आबादी है, वहां पे वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन, उसका स्टोरेज, और शायद सरकार ने इसीलिए जहां जहां पे कोल्ड स्टोरेज हैं या आइसक्रीम के डीप फ्रीजर्स हैं, इस तरह की व्यवस्था, चूंकि इनकी इतनी बड़ी मात्रा में जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि सभी को ये वैक्सीन सभी के लिए उपलब्ध कराई जाएगी, सभी लोगों को लगाई जाएगी, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। शायद इसीलिए सरकार पूरी तरह से तैयारी में है इसके डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट के लिए। सिद्धार्थ जी, इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। सरकार और हमारे साइंटिस्टों ने, आईसीएमआर ने पहले से इसके बारे में सोचा हुआ था, इसलिए हमारी जो स्टडीज हो रही है सीरम इंस्टीट्यूट में भी, वो ऑक्सफोर्ड वैक्सीन पे ज्यादा हो रही है, और हमारे यहाँ जो पेशेंट केयर है वो ऑक्सफोर्ड पे ही ट्रायल हुए थे। इसमें उस -70 की जरूरत नहीं है, और ये वैक्सीन सस्ती भी है, और ये वैक्सीन भी इफेक्टिव पाई गई है। इसमें उतनी प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी। ये नॉर्मल टेम्परेचर 8 से -4 डिग्री तक रख सकते हैं जी। तो इसमें बहुत बड़ा चैलेंज नहीं होगा। और हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, हमारे जो व्यवस्था है, हमारी जो कंट्री है, उसके लिए जो ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है वो सबसे सेफेस्ट रहेगी। बट इतना बड़ा पेंडेमिक है और इतनी सारी वैक्सीन बनाना एक अलग चैलेंज है। तो अगर 2-3 वैक्सीन अप्रूव होती है, 2-3 वैक्सीन को अलग अलग तरीके से अगर दिया जाए, तो इससे हम ज्यादा एरिया कवर कर सकते हैं, ज्यादा लोगों को कवर कर सकते हैं। तो इसमें भी हमें सबको सोचना पड़ेगा उसके बारे में। बिल्कुल डॉक्टर मांगती, हम ये कह सकते हैं कि मंजिल अब दूर नहीं है, हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं मंजिल के, और सफलता बहुत जल्दी हमारे कदम चूमने वाली है। आप जैसे स्वास्थ्यकर्मी और हमारे सभी उन वैज्ञानिकों का हम शुभकामनाएं देते हैं जिन्होंने इतना एफर्ट किया है वैक्सीन को बनाने के लिए, और आप जैसे कोरोना वॉरियर्स ने जो भी मरीज अस्पताल जाता है उसे अपनी जान जोखिम में डालकर उसे ठीक करने के लिए। और अब हम कॉलर्स की कॉल लेते हैं, और सबसे पहले हमारे साथ कार्यक्रम में वजीर जी दिल्ली से जुड़ चुके हैं। वजीर जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद सर। मैं ये पूछ रहा हूँ, मेरे 2-3 सवाल है, छोटे ही छोटे। मेरा पहला सवाल ये है, क्या कोरोना क्या मौसम की तरह बदल रहा है? और मेरा दूसरा सवाल है, जो जिस देश में ज्यादा ठंड है वहाँ पे दोबारा कोरोना आ रहा है। मेरा तीसरा क्वेश्चन ये है कि वैक्सीन के लिए तो ज्यादा जोर शोर हो रही है, क्या कोई जल्दी में हो रही है? और मेरा तीसरा एक और क्वेश्चन है, जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बोले कि हम अपने नागरिकों को भी देंगे और बाहर देशों के लिए भी देंगे, तो ये वैक्सीन जो बनेगी तो कोई कीमत तो ज्यादा होगी। बहुत से देश ऐसे हैं कि वो तो बनाने के लिए असमर्थ हैं, उनके पास पैसे भी नहीं है, तो वो देश क्या करेंगे? कुछ ही देश है कि जो वैक्सीन बना रही है। जी डॉक्टर साहब, वेरी रिलेवेंट क्वेश्चन। हम सबसे पहले इनका लास्ट वाला जो क्वेश्चन है उस पर बात करते हैं, क्योंकि हमारी आपकी वैक्सीन के ऊपर चर्चा हो रही थी। क्योंकि शुरू से हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने कहा कि भारत न सिर्फ अपने लिए वैक्सीन बनाने की दिशा में काम कर रहा है, बल्कि जो ग्लोबल हब है, क्योंकि हमारा देश, हम 70% से ज्यादा वर्ल्ड की वैक्सीन के उत्पादन को करते हैं, तो इसलिए पूरे विश्व को उम्मीदें ज्यादा हैं। और WHO ने भी कई बार ऐसा कहा है कई प्लेटफॉर्म्स पर कि वैक्सीन का ऐसा ना हो कि कोई पर्टिकुलर देश उत्पादन करके अपने यहाँ तक ही सीमित रखे, बल्कि इसको पूरे हम वैश्विक लेवल पर देखना चाहते हैं। क्या कहेंगे? बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन था, और आपने बिल्कुल इसको अच्छी तरह समझा भी दिया है। इसीलिए ये इस तरह की जो व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी, और इसके बारे में सभी ने पहले से सोचा हुआ है, जैसे आपने बताया WHO ने भी। तो क्योंकि हमारे यहाँ हब है, तो बहुत सारे कंट्रीज ने, बहुत सारे गवर्नमेंट ने पहले से ही हमारे यहाँ गवर्नमेंट को भी, और इवन जो हब है सीरम इंस्टीट्यूट को अप्रोच किया हुआ है। तो सब लोगों ने कुछ अपने कुछ पहले से यू कैन से रिजर्वेशन कर लिया है, या कुछ पैक कर लिया है कि हमें इतनी वैक्सीन कम से कम उपलब्ध कराई जाए। और मुझे लगता है हमें सबका ख्याल रखना पड़ेगा एज अ ह्यूमन नेचर, और हमें अपना ही नहीं देखना पड़ेगा, और हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हम अपने यहाँ अगर वैक्सीन रखते भी हैं तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन में हमें टाइम लगेगा। तो हमें वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन को भी उसके साथ साथ देखना है, और पूरे वर्ल्ड को भी इसको क्रॉस ओवर करना है। तो इसीलिए हम ये देख रहे हैं कि इस समय 2 वैक्सीन जो अमेरिका की है, हमारे यहाँ तीसरी वैक्सीन है, तो 3 वैक्सीन तो लगभग बहुत अप्रूवल की स्टेज में है। तो बहुत सारी जगह से वैक्सीन आएंगी, और ये जहां तक है
सब ज्यादा से ज्यादा WHO और UN हेल्प करेगी कि इसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करा जाए। बट जहां पर वैक्सीन बन रही है उसको थोड़ा सा एडवांटेज रहेगा, जो कि इंडिया है, यूनाइटेड स्टेट्स है या इंग्लैंड है। बाकी लोगों को थोड़ा बहुत मेरे ख्याल से राशनिंग हो सकती है या थोड़ा डिले हो सकता है, बट सबको मिलेगा। बट जब तक वैक्सीन नहीं मिलती है सबको अपना ख्याल रखना है, सबको मास्क भी पहनना है, सबको अपनी हैंड हाइजीन भी रखनी है, सबको सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, गैदरिंग जो ज्यादा लोगों वाली है उस पर नहीं जाना है। और ये भी बता दिया जाए कि ये 100% इफेक्टिव नहीं है, जैसे कुछ वैक्सीन 70 to 80% है। तो ये नहीं कि आपने वैक्सीन लगा लिया तो आप टोटली फ्री हो गए हैं, तो उसका भी ख्याल रखना है। तो थोड़ा 1 महीने लेट हो जाए तो 1 महीने एक्स्ट्रा मास्क पहन लिया तो कोई हार्म नहीं है, दुखी होने की बात नहीं है। सबको वैक्सीन मिले इसी का ख्याल रखा जाए, यही सबसे बेहतर रहेगा। जी डॉक्टर पांगती, आपने बहुत महत्वपूर्ण जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन थी वो हमारे लिसनर्स के साथ शेयर की। और इन्होंने एक प्रश्न और पूछा था कि क्या कोरोना वायरस मौसम के साथ बदल जाता है और ठंड में इसका प्रकोप बढ़ने की संभावना ज्यादा रहती है? सिद्धार्थ जी, ये भी बड़ी ही पहेली हो गई है कोरोना वायरस। ये तो बिल्कुल ही देखा गया है जब कोरोना वायरस शुरू में आया था दिसंबर जनवरी में चाइना में। वहां पर जहां से आया वो बहुत ही ठंड वाली जगह थी और वहां पर बहुत सारी मोर्टेलिटीज हुई। तो ये देखा गया इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, कोरोना वायरस हो गया, ठंड में इन वायरस की जो लाइफ होती है थोड़ी बढ़ जाती है। जैसे गर्मी के मौसम में बहुत लू चल रही है, ह्यूमिडिटी कम है, तो ये वायरस 3-4 घंटे 5 घंटे में मर जाते हैं। जबकि अगर कोल्ड है, सूरज की किरणें डायरेक्ट नहीं पड़ रही है, ये किसी ठंडे मेटल के ऊपर पड़ा हुआ है, तो ये वायरस तो कुछ 1-2 हफ्ते तक भी जिंदा रह सकता है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि ठंडे के मौसम में इस वायरस का प्रकोप ज्यादा बढ़ जाएगा। दूसरा ये भी कि ठंड के मौसम में हमें जो बाकी वायरसेस होते हैं, हमारे सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, हमें सर्दी जुकाम वैसे ही ज्यादा होता है सर्दियों में मौसम चेंज की वजह से। तो उसकी वजह से एक तो ये स्प्रेड ज्यादा करेगा। अगर किसी को पहले से कोई वायरस है उसके ऊपर ये भी हो गया तो खांसेगा या कुछ करेगा, उसे स्प्रेड भी होगा और उसकी इम्यूनिटी पिछले वायरस से भी कम हो सकती है। तो बहुत सारे कारण है कि सर्दियों में इसका प्रकोप ज्यादा है। इसीलिए ये देखा जा रहा है कि इस समय यूरोप और अमेरिका में बहुत ही जबरदस्त तरीके से ये थर्ड वेव आई है और बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई है या कई सारे लोग क्रिटिकल आईसीयू में हैं। तो होपफुली अभी तक हमारे यहाँ स्टेज कंट्रोल में है। वी होप कि हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे। जी, और जो श्रोता हमसे अभी अभी जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस विशेष कार्यक्रम में श्रोताओं के सवालों का जवाब दे रहे हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली में मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर घनश्याम पांगती। और डॉक्टर साहब, हमारे अगले कॉलर हैं मुरादाबाद से मकसूद हुसैन जी। हेलो। हेलो, नमस्कार जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। सर, 5 कंपनियां देश के अंदर अपने जो है वैक्सीन बना रही हैं, तो क्या इसका जो है खर्च एक सा होगा और अपने स्तर पर बना रही है या दूसरे देशों से टिप्पणी की गई है? और सर, दूसरा सवाल मेरा यह है कि हम किसान लोग हैं जी, खेतों में हमारे जो है दाती खुरपी, फावड़ा या कोई दूसरे यंत्र हमारी खेती में करते समय सावधानी बरतते हुए भी लग जाते हैं, तो उन यंत्रों के द्वारा भी कोरोना हो सकता है क्या? जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपसे इनका दूसरा क्वेश्चन ले सकते हैं कि रूरल एरियाज में जो लोग काम करते हैं या जो हमारे किसान भाई हैं, उन्हें किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए कोरोना से बचाव के लिए? रूरल एरियाज में देखिए, इस समय तो ये वायरस हमारे देश में भी पूरी तरह फैल चुका है। ऑल्दो कुछ जगह पर ज्यादा है, तो जहां पर से ज्यादा केसेस रिपोर्ट होते हैं तो सरकार बहुत तेजी से एक्ट करती है। उधर पर स्वास्थ्य विभाग भी उस जगह को कंटेनमेंट जोन बना दिया जाता है, जो कि अभी भी बिल्कुल चल रहा है। तो अगर आपके यहाँ पर कोई कंटेनमेंट जोन बन गया है, रिपोर्टेड केसेस है, तो आपको बहुत ज्यादा रिस्क हो सकता है कि आसपास से इन्फेक्शन हो जाए। जबकि अगर कंटेनमेंट जोन नहीं है, आपके गांव में 1-2 कुछ केस आए थे जो कि ठीक हो गए हैं, तो उतना डरने की बात नहीं है, क्योंकि ये वायरस उड़ के नहीं आ सकता है, 2 फीट 3 फीट दूरी से ज्यादा नहीं जाता है। बाकी रही खेतों में काम करने की बात, इस समय जैसे सरकार ने, हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय ने हिदायत दी है कि सबको मास्क पहन के ही बाहर घूमना है, क्योंकि आपके कफ करने से, आपके बोलने से कुछ पार्टिकल्स है जो मुंह से छींटे, उसके साथ वायरस फैल सकते हैं। तो अगर आप प्रिकॉशन लेते हैं कि आप कोई मफलर बांध ले और या फिर कोई कपड़ा रुमाल बांध ले, और जो आपने बोला आंवला या कोई खेती का सामान है, जो भी आप टच करते हैं, वैसे तो खेतों के ऊपर तो उनको ऊपर वायरस नहीं है, लेकिन अगर मार्केट से लाते हैं उससे ज्यादा चांसेस हैं।
पर जब भी आप किसी बाहर की वस्तु को हाथ लगाएं तो फेस पे हाथ नहीं लगाना है, और जब आप घर आए या कहीं पर फेस पे हाथ लगाने या जब आप कपड़ा चेंज करें तो आप साबुन से एक बार हाथ धो लें। इससे ज्यादा डरने की बात नहीं है, और इससे ज्यादा और कोई प्रिकॉशन लेने की मुझे नहीं लगता आपको आवश्यकता पड़ेगी। जी, और हमारे साथ बाड़मेर से मंगलराम जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हेलो जी, नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। हाँ, नमस्ते सर जी। मेरा सवाल ये है कि जो गांव के लोग रहने वाले उनको मतलब कितने दिनों में वो वैक्सीन मिलेगी? जी डॉक्टर साहब, देखिए हमारे जो लिसनर्स हैं वो गांव से, शहर से, बहुत दूर दूर से लोग हमें कॉल करते हैं और हर आदमी यही जानना चाहता है कि वैक्सीन कब तक मिलेगी। तो इसके बारे में हम काफी चर्चा कर चुके हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इनसे? मगर राम जी, ऐसा है कि पॉलिसीज बन रही है, अभी अर्ली स्टेजेस में है, बट फिर भी ये देखा जा रहा है कि जितने की हमारी पॉपुलेशन 135 करोड़ से ऊपर है, तो इतनी वैक्सीन बनना इस समय थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो शुरू में जो कि बहुत ही अर्जेंट जो लोग हैं, जो कि कोरोना वॉरियर्स हैं, डॉक्टर्स हो गए, हेल्थ केयर वर्कर्स हो गए, या जो समाज सेवा में जो कि कोरोना कंटेनमेंट जोन में पुलिस वाले, इन सबको वैक्सीन का पहला हक मिलेगा जो सरकार ने कहा है। दूसरा, सरकार ने जो एक ग्रुप चुना है उसमें एल्डरली लोग जैसे कि 65 साल से ऊपर, उन लोगों को वैक्सीन मिलेगी, क्योंकि उनमें ये कोरोना खतरनाक ज्यादा हो सकता है, उन लोगों को ज्यादा क्रिटिकल कर सकता है, उनकी जान को भी खतरा रह सकता है। या उन लोगों के साथ जिनको कोमॉर्बिडिटी है, जिनको हार्ट की बीमारी है, जिनको फेफड़े की बीमारी है, उन लोगों को पहले मिलेगा। बट मैं फिर भी ये कहना चाहूंगा कि उन लोगों को मिलने के बाद वो फ्री नहीं होंगे, उनको मास्क और सब चीज पहनना पड़ेगा। तो आप इतना दुखी ना हो, अगर आपकी उम्र 65 साल से कम है, आपको भी वैक्सीन मिलेगी, मे भी 1-2 महीने 3 महीने बाद मिल जाएगी। जी, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि सभी देशवासियों को वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी, ये सरकार की जिम्मेदारी है, उन्होंने इसका बीड़ा उठाया है। और इस बीच हमारी धन्यवाद। इस बीच हमारी कॉलर रिंकी जी बलरामपुर से हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रही हैं। रिंकी जी, नमस्कार। जी नमस्कार सिद्धार्थ जी, और आपको भी मेरा नमस्कार। नमस्कार जी। जी रिंकी जी, क्या जानना चाहती हैं? मेरा क्वेश्चन ये है कि सर, जैसे अभी वैक्सीन के बारे में तो सर ने बहुत अच्छे से बताया, मैंने सुना इस रेडियो। तो सर क्या नाम है, जो जैसे हम हैंड हाइजीन का प्रयोग नहीं करेंगे या सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बनाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, तो हमें कोरोना वायरस होने के चांसेस ज्यादा है। तो क्या सर प्रदूषण से भी इसका कोई संबंध है कि मतलब कोरोना फैलने का चांसेस हो सकता है? धन्यवाद। जी, रिंकी जी ने सवाल उठाया है कि क्या प्रदूषण के बढ़ने से कोरोना के फैलने के चांसेस ज्यादा होते हैं? प्रदूषण का कोरोना पे क्या प्रभाव पड़ता है? डॉक्टर रिंकी जी, आपने जो क्वेश्चन पूछा उस पर कुछ स्टडीज आई हैं। 2 तरह से कोरोना हमें प्रदूषण के साथ ज्यादा इफेक्ट कर सकता है। एक तो जो प्रदूषण जिस जगह पे ज्यादा है, जैसे दिल्ली या आसपास के इलाकों में, उन लोगों को सांस की बीमारी पहले से ही होती है और सर्दियों में बढ़ जाती है। तो अगर आपको सांस की पहले से आपके फेफड़े कमजोर हैं प्रदूषण के कारण, तो आपको जब ये कोरोना वायरस होगा तो आपको जो सिम्टम्स आएंगे, आपका जो ऑक्सीजन सैचुरेशन होगा वो ज्यादा फॉल करेगा। तो आप जो माइल्ड डिजीज होना था वो आप मॉडरेट या क्रिटिकल स्टेज में जा सकते हैं। तो इस तरह से कोरोना आपको गंभीर बना सकता है अगर आपके फेफड़े खराब हैं प्रदूषण के कारण, या इस समय भी प्रदूषण चल रहा है। दूसरा, कुछ स्टडीज ये भी आई हैं कि जो प्रदूषण में रहते हैं, जहां ज्यादा प्रदूषण है, ये ऑल्दो ह्यूमंस में अभी नहीं हुई है, बट सेल स्टडीज आई हुई है, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज। उनमें देखा गया है कि वो जो उनके रेस्पिरेटरी के सेल्स होते हैं उनमें ये वायरस ज्यादा घुस जाता है, क्योंकि वो थोड़े कमजोर हो जाते हैं, और उन सेल्स में जो ये रिसेप्टर होता है, एक एस रिसेप्टर जिससे ये वायरस अंदर घुसता है, वो देखा गया है कि उनमें ज्यादा बढ़ जाता है, तो उनको ज्यादा इन्फेक्शन हो सकता है, ज्यादा वायरस उनके सेल्स में घुस सकते हैं। बट ये ह्यूमन स्टडीज नहीं है, ह्यूमन में करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन जो एनिमल स्टडीज है वो दर्शाती है कि कोरोना की वजह से उनको कोरोना ज्यादा इन्फेक्शन भी हो सकता है और सीवियर भी हो सकता है। जी, और अब हम रुख करते हैं अपने अगले कॉलर का। जयपुर से प्रकाश जी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। प्रकाश जी, नमस्कार। सर नमस्कार जी, स्वागत है। प्रकाश, सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार प्रकाश। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं सभी श्रोताओं से ये कहना चाह रहा था कि लोग वैक्सीन ही वैक्सीन कर रहे हैं, जबकि मास्क एक वैक्सीन की तरह ही काम कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, उसको क्यों नहीं अपनाते हैं? जी डॉक्टर साहब, मैं ये पूछ रहा था सर, डॉक्टर जो ये वैक्सीन आएगी,
सर ये वैक्सीन कितनी सिद्ध मानी जाएगी? एक बार वैक्सीन अगर एक बंदे को मिल गई तो क्या वो लाइफ टाइम काम करेगी या मतलब एक साल, 2 साल, 5 साल तक भी काम करेगी? जी डॉक्टर पांगती, सबसे पहले इसकी जो अगर हम ये बात करें कि अगर वैक्सीन आती है तो ये वैक्सीन कितने समय के लिए इफेक्टिव रहेगी? सिद्धार्थ जी, इनका बड़ा ही वैलिड क्वेश्चन था। पहला तो मैं वैसे मैं 2-3 बार बता चुका हूं कि अगर आप अच्छी तरह मास्क पहनते हैं तो आप पॉल्यूशन से भी बच जाएंगे और आपको इन्फेक्शन भी कम होगा और आप इन्फेक्शन स्प्रेड भी कम करेंगे। तो ये मास्क ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, आपने बहुत ही अच्छी बात कही। दूसरा, ये वैक्सीन की जो हम बात कर रहे हैं, ये हमने बोला कि जनवरी से स्टार्ट स्टडीज, जो हमने फेज 3 ट्रायल्स किए हैं जुलाई के अराउंड शुरू हुए हैं। तो हमारे पास जो नतीजे हैं, हमारे पास जुलाई से दिसंबर के हैं, 6 महीने। तो 6 महीने में हमने स्टडी किया कि 6 महीने में इन लोगों को कोरोना वायरस अगर दोबारा से इन पर जो ट्रायल किया गया तो उनको कोरोना वायरस 95% लोगों को नहीं हुए हैं, ठीक है। और इनके शरीर में एंटीबॉडीज भी पाए गए हैं जो कि वैक्सीन देने से बन जाते हैं। अब क्योंकि टाइम ही 6 महीने है तो हमारे को अभी ये नहीं पता कि ये अगले साल तक ये रहेंगे नहीं रहेंगे, और ये एंटीबॉडीज भी रहेंगी नहीं रहेंगी, और बचाव कितने टाइम का रहेगा। तो ये जो अप्रूवल मिलेगा ये इमरजेंसी अप्रूवल है। इस इमरजेंसी अप्रूवल का मतलब है कि ये हार्म नहीं कर रहा है किसी को, 50% से ऊपर लोगों को बचा भी रहा है। आगे का स्टडीज अभी आई नहीं है, तो ये इमरजेंसी अप्रूवल है, क्लियर अप्रूवल नहीं है, कंप्लीट अप्रूवल नहीं है। आपके बारे में जैसे हमने आपको बताया कि वैक्सीन के बारे में, ऐसे ही वो वैक्सीन के जो डब्बे आएंगे उसमें भी एक पेपर आएगा, पैम्पलेट आएगा, उसमें भी लिखा होगा कि इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं पता है। उसको सोच के ही वैक्सीन लगाई जाए, वो जिसको लगेगी वो भी सोचेगा, जो लगाएगा वो भी सोचेगा। तो ये इमरजेंसी अप्रूवल है। अगले साल ही हमें पता चलेगा कि अगले साल तक उनकी एंटीबॉडीज है या बचाव हुआ या नहीं हुआ। बट ज्यादातर वैक्सीन में लॉन्ग टर्म सालों तक इफेक्ट रहता है, जैसे कि टेटनस का कोई इम्यूनाइजेशन करते हैं, जबकि कुछ वैक्सीन ऐसी होती है, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन, जो कि 6 महीने से साल भर तक इफेक्ट रहता है। तो इसका अभी हमारे पास स्टडी टाइम नहीं है, तो ये समय बताएगा हमें। जी बिल्कुल, इसीलिए शायद ये इमरजेंसी अप्रूवल, जैसे कि डॉक्टर साहब आपने बताया, तो इस इमरजेंसी अप्रूवल के मायने ही यही हुए कि इसकी जो लॉन्ग टर्म एफिकेसी है उसके बारे में हमें बहुत ज्यादा नहीं पता। जी हाँ सिद्धार्थ जी, ये इमरजेंसी अप्रूवल का जहां तक जो अभी इसका इंटरप्रिटेशन हो रहा है, उसका कहने का मतलब है अभी तक की जो स्टडीज उन्होंने सब्जेक्ट हमें दिया है उसमें कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं है, कोई मेजर डेथ वेथ कुछ नहीं हुई है, और ये इफेक्टिव पाया गया है, और इसमें एंटीबॉडीज भी बन रही है। बट ये कह रहे हैं कि इनके पास एग्जैक्टली आपने जैसे कहा लॉन्ग टर्म इफेक्ट का पता नहीं है, और रिस्क एंड बेनिफिट शॉर्ट टर्म में तो है, लॉन्ग टर्म का भी नहीं पता है। तो अभी भी इमरजेंसी ही दिया गया है, और ये अगले जैसे 6 महीने में जब ये इमरजेंसी में दे रहेंगे, क्योंकि इसका अल्टरनेटिव भी नहीं है। इमरजेंसी है, इन्फेक्शन बढ़ गया है, डेथ हो रही है, आपके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है, और इस स्टेज में ये वन ऑफ द बेस्ट वैक्सीन है, इसलिए इसको अप्रूवल दिया गया है। अगले 6 महीने में अगर कुछ मेजर साइड इफेक्ट कहीं नोटिस हुए तो ये बंद भी हो सकती है वो वैक्सीन जिसको कि अप्रूवल मिला है। और अब समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। चलते चलते डॉक्टर पांगती, आप आकाशवाणी के श्रोताओं को क्या टिप्स देना चाहेंगे? मेरी ये टिप्स रहेगी, आप लोगों ने बहुत मेहनत से 11 महीने निकाल दिए हैं। आपने आप जो इन्फेक्शन रेट देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड से इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट है कि सबसे कम इन्फेक्शन हुए हैं, सबसे कम मृत्यु दर भी है, और सबसे कम हॉस्पिटलाइज हुए हैं। तो मैं आपको कहूंगा कि इन्हीं को 2-3 महीने और कंटिन्यू करें। सेम अपने हैंड हाइजीन से लेके सोशल गैदरिंग को थोड़ा और अवॉइड करें। मे भी हम अगले साल 2021 में बहुत ही पॉजिटिव चीज देखेंगे, और हम मेरे भी सब खुशी खुशी सारे पार्क में बाहर घूमते हुए मिलेंगे। आपने खुशी की बात की, और डॉक्टर पांगती, आप अब समय इजाजत नहीं दे रहा है, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े और आपने श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ जी। श्रोताओं, आपसे यही कहेंगे कि प्रोफेसर डॉक्टर घनश्याम पांगती ने आपको कोरोना से बचने के लिए जो भी सावधानियां बताई हैं आप उनका पालन कीजिए। कोरोना का खतरा अभी भी बरकरार है, इसलिए आप बाहर निकलते समय मास्क लगाइए, हैंड हाइजीन के साथ सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, क्योंकि बचाव और सावधानी ही कोरोना का इलाज है। आप स्वस्थ और सुरक्षित रहते हुए दूसरों को भी सुरक्षित रखें, इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार।
कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर घनश्याम पांगती। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट